हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम लोग देखने वाले हैं केबीसी नैनो पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 हो चुका है केबीसी नैनो का। इसके साथ ही आप लोग को बता दें, ज्ञान बिंदु का जो प्रैक्टिस सेट है 1 से लेकर के 15 तक डिस्कशन के साथ हो चुका है। वही कौटिल्या का 1 से लेकर के 11 तक हो चुका है। जिस तरह से इन लोग का प्रैक्टिस सेट आता जाएगा उस तरह से हम ये सबको प्रैक्टिस सेट करवाते जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। यह डिस्कशन के साथ रहने वाला है। अगर ये वीडियो लंबी बन जाती है तो प्लीज इसे फास्ट करके देखा करिएगा। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होता है? तो यह होता है आयरन। आयरन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयरन होता है, लोहा होता है। मायोग्लोबिन किस अंग को प्रभावित करता है बताइएगा। अगर बात की जाए सोना का अयस्क क्या है, सोना का अयस्क क्या है, तो यह हो जाएगा कैल्वेराइट, कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट, पेटजाइट, पेटजाइट, क्रेनराइट, क्रेनराइट। ध्यान रखिएगा। चांदी का अयस्क पूछा जाए तो अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, पायराइटिज, पायराइटिज, सिल्वर कॉपर ग्लास, यह जो है चांदी का अयस्क है। ध्यान रखिएगा। अगर लोहा की बात की जाए तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट किसका अयस्क है? लोहा का है। एंथ्रासाइट किसका अयस्क है बताइएगा। एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? एंथ्रासाइट किसका अयस्क है? बिटुमिनस जो है यह किसका अयस्क है? ये आप लोग बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए तांबे का, क्या हो जाएगा? पायराइटिस, ताम्र पायराइटिस, ताम्र पायराइटस, क्यूप्राइट, क्यूप्राइट, मैकेलाइट, मैकेलाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? यह होता है प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड का होता है। प्लाज्मिड कहते किसे हैं? किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए होता है जो गुणसूत्रों के डीएनए से अलग करता है और स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिरूप को बना लेता है। उसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। अब बात किया जाता है राइबोसोम। राइबोसोम को क्या कहते हैं? जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा। यह किसका बना होता है? आरएनए। यह आरएनए जो है यह प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए जो है किसका बना होता है? प्रोटीन के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा। आरएनए का अर्थ क्या होता है? आरएनए का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे एक शब्द आया है आरएनए। आरएनए का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा। इसकी उपस्थिति के कारण ही इसे क्या कहते हैं? राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कण भी कहते हैं। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डीएनए की अगर बात की जाए, डीएनए जो है कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है बताइएगा। यह कहाँ पाया जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी खोज किसने की थी? यह सब बताइएगा। डीएनए पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, 3 जगह पे पाया जाता है। पहला हो जाएगा नाभिक में पाया जाता है, नाभिक में, न्यूक्लियर में पाया जाता है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। और कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। 3 जगह पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसी में क्या होता है? केब्स चक्र पूरा होता है। केब्स चक्र पूरा होता है। ध्यान रखिएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी आप लोग बताइएगा। डीएनए की खोज की बात की जाए तो डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। फ्रेडरिक मिक्सचर ने। जबकि इसका रूप चित्र की खोज की थी, इसका जो चित्रण है यह की थी वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने इसकी रूपरेखा को खोज किया था। यह कैसा संरचना बनाता है? द्विगुणित, द्विगुणित। इसी की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए में जो है, डीएनए में क्या पाया जाता है? इसमें एडेनिन पाया जाता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन,
और थायमिन पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन पाया जाता है, जबकि आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है यूरेसिल। थायमिन में यूरेसिल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरेसिल। आरएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल पाया जाता है, जबकि डीएनए में एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन पाया जाता है। गौर करिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगर पूछा जाए प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या है, तो यह हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, जिसे राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? आप लोगों को पता है कि इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हैदराबाद में है, हैदराबाद में है। जबकि मैं जनक पूछ रही हूँ, भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है, तो हो जाएंगे डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह एक नया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है? डॉक्टर लालजी सिंह। ध्यान रखिएगा। अगर ये भारत की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, अगर दुनिया की बात हो जाए, दुनिया में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के जनक कौन है, तो हो जाएंगे एलेक जॉन जेफरिन। एलेक जॉन जेफरिन्स। ध्यान रखिएगा, दुनिया में इसका जनक हो जाएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के। अब आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है क्या? यह है प्लास्टिड। प्लास्टिड, प्लास्टिड किसे कहते हैं? तो लवक को कहते हैं, लवक को कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है पेड़ पौधा में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। और कहाँ होता है? पादप कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है। लवण जो है 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, नाम सुने होंगे आपने, क्लोरोप्लास्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं बताइएगा? हिंदी में कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका की रसोई कहते हैं, पादप कोशिका की रसोई कहते हैं। गौर करिएगा, यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है। क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है, हरे रंग का होता है। इसकी खोज किसने किया है क्लोरोप्लास्ट का? क्या किया है? शिफर ने, शिफर ने। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं सेकेंड, क्लोरोप्लास्ट के बाद चलते हैं क्लोरोफिल के बारे में। दूसरा जो हो जाएगा क्लोरोफिल हो जाएगा, क्लोरोफिल, जिसकी हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं, वर्णी लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कैसा रंग का होता है? हरे रंग का होता है। वर्णी लवक, इसे क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं। यह रंगीन लवक होते हैं, यह रंगीन लवक होते हैं। और हरे रंग को छोड़कर इसमें, हरे रंग को छोड़कर इसमें सभी रंग पाए जाते हैं, सभी रंग पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं, फल भित्ति में पाए जाते हैं, बीज में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का होता है और क्लोरोफिल जो है यह वर्णी लवक होता है, यह रंगीन होते हैं, यह सब रंग पाए जाते हैं इसमें, जैसे पुष्प में हो गया, फल भित्ति में हो गया, बीज हो गया। तीसरा जो है, तीसरा नाम ध्यान रखिएगा, तीसरा जो है यह है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? यह होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। इसमें कोई भी रंग नहीं पाया जाता, ये रंगहीन लवक होता है, रंगहीन लवक होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में पाया जाता है। जड़ में आप लोग देखे होंगे, जड़ का कोई रंग नहीं होता है, व्हाइट कलर का होता है, तो जड़ में पाया जाता है। भूमिगत तना में पाया जाता है, भूमिगत तना में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। वही वर्णी लवक जो है पुष्प में पाया जाता है, फल भित्ति में पाया जाता है, तना में पाया जाता है। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो वर्णी लवक के कारण ही होता है, क्लोरोफिल के कारण ही होता है। वर्णी लवक किसके कारण होता है बताइएगा? तो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। जैसे कि गाजर का रंग पीला रंग, गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग, चुकंदर का लाल रंग यह होता है विटामिन के कारण, विटामिन के कारण। मिर्च का लाल रंग, मिर्च का लाल रंग कैप्सिथिन के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, अवर्णी लवक जो हमने बताया आपको, अवर्णी लवक जो हम आपको बताएं, यह भी 3
प्रकार के होते हैं। अवर्णीय लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, पहला जो हो जाएगा ये हो जाएगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट। दूसरा होता है एलयूरोप्लास्ट। 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 और तीसरा जो होता है इलियोप्लास्ट होता है। इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट होता है। ध्यान रखिएगा, अवर्णीय लवक जिसमें रंगहीन होता है, जिसमें रंग नहीं पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, इसी के 3 भाग हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलयूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट का कार्य क्या है? यह है स्टार्च को संचय करना। इसका जो काम है स्टार्च को संचय करना। एलयूरोप्लास्ट का कार्य क्या है? एलयूरोप्लास्ट का कार्य है प्रोटीन का संचय करना। प्रोटीन का संचय करना। एलियोप्लास्ट का कार्य क्या है? एलियोप्लास्ट, तो इसका कार्य है लिपिड का संचय करना। लिपिड का संचय या फिर संग्रह करना। एमाइलोप्लास्ट का कार्य है स्टार्च को संचय करना, जमा करना। एलयूरोप्लास्ट का काम है प्रोटीन का संचय करना। एलियोप्लास्ट का कार्य है लिपिड को संचय करना। आई होप यह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हरित गृह गैस नहीं है। नाइट्रोजन हरित गृह गैस नहीं है। अगर पूछा जाए वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाया जाता है, तो यह नाइट्रोजन ही पाया जाता है, लगभग 78% पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों के तीनों क्या है? हरित गृह गैस है। ध्यान रखिएगा, मीथेन कहाँ पाया जाता है? आर्द्र भूमि वाले जगह होता है। आर्द्र भूमि वाला जो जगह होता है, जैसे कि धान का खेत हो गया, वहाँ मीथेन पाया जाता है। इसे मीथेन को गैसीय ईंधन भी कहते हैं और साथ ही इसे ध्यान रखिएगा मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। ध्यान रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को एक हंसाने वाली गैस, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं? आप लोग बताइएगा जरूर, हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाए जाते हैं। अगर ब्रह्मांड में पूछा दिया जाए ब्रह्मांड में सर्वाधिक कौन सी गैस पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सर्वाधिक ब्रह्मांड में पाया जाता है। अगर पूछ दिया जाए पृथ्वी के भूप्रपट्टी में सर्वाधिक कौन सा गैस पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है या फिर कौन सा गैस पाया जाता है, बताइएगा। तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। ओ सियाल फेकोना, ओ सियाल फेकोना, ध्यान रखिएगा ट्रिक, इससे आपको बन जाएगा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, सियाल, एल्युमिनियम, ये सब तत्व पाए जाते हैं। चलिए, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है, किसका होता है? तो विटामिन ए का होता है। गोल्डन धान को उपजाने की अनुमति किस सरकार ने सबसे पहले दी थी? तो फिलीपींस की सरकार ने दी थी। फिलीपींस की सरकार ने गोल्डन धान को उपजाने की अनुमति दी थी। ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का जो सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, बताइएगा। विटामिन ए का जो है मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम हो जाएगा यह हो जाएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल। इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया होता है। जीरोप्थेल्मिया बीमारी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो हो जाएगा थायमीन। थायमीन, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। और इसके कारण कौन सा रोग होता है? बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो यह हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है। आंवला में पाया जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। टेकोफेरॉल हो जाएगा विटामिन ई का। ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? स्कर्वी। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त का थक्का न जमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पूरा का डिटेल मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, किस में अनुपस्थित होती है, बताइएगा।
किसमें ऑक्सीजन है जो अनुपस्थित होती है? क्या होती है? केरोसिन में। केरोसिन में। अब हमें बताइए केरोसिन तेल में किसे डुबा करके रखा जाता है? क्या रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम को। पोटेशियम को ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही क्या होने लगता है? जलने लगता है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए जल में किसे डुबा कर रखते हैं? जल में किसे डुबा करके रखते हैं? ये रखते हैं फास्फोरस को। फास्फोरस को ध्यान रखिएगा। पानी में किसे डुबा करके रखते हैं? फास्फोरस। प से पानी, प से फास्फोरस, नहीं सॉरी, पी से पानी, पी से फास्फोरस, पी से पानी, पी से फास्फोरस। इस तरह से फास्फोरस लिखते होंगे, ध्यान रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। जबकि सोडियम और पोटेशियम को कहाँ डुबा कर रखते हैं? तो केरोसिन में रखते हैं। और जल में या फिर पानी में किसे डुबा कर रखते हैं? फास्फोरस को रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांच के बारे में जानते हैं। कांच, कांच की बात आ रही है। क्रुक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्रुक्स कांच का प्रयोग कहाँ करते हैं? धूप चश्मा में। धूप चश्मा में क्रुक्स कांच का प्रयोग करा जाता है। ट्यूबलाइट या फिर बर्तन में प्रयोग किया जाता है सोडा कांच का। सोडा कांच का जो प्रयोग है या ट्यूबलाइट या फिर बर्तन में किया जाता है। ट्यूबलाइट या फिर बर्तन में सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। जेना कांच का प्रयोग करते हैं वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। जेना कांच का प्रयोग वैज्ञानिक उपकरण बनाने में किया जाता है। जबकि फिलंट कांच का प्रयोग बल्ब, कैमरा और दूरबीन आदि बनाने में किया जाता है। जबकि प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग कहाँ किया जाता है? क्या किया जाता है? प्रयोगशाला में। कांच को कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताइएगा। कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? यह किया जाता है पोटेशियम। पोटेशियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन लाए हैं, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम क्लोराइड को। पोटेशियम क्लोराइड को। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज किसने की? आगे ही हम इसके बारे में सारा का सारा डिटेल बता दिए हैं। डीएनए की खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। जबकि इसका चित्रण की खोज किसने की थी? जोहानसन एवं क्रिक ने की थी। सॉरी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर मेडल को कहा जाता है। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो जोहानसन ने की थी। वाटसन एवं क्रिक ने इसका द्विगुणित संरचना की खोज की थी। द्विगुणित संरचना की खोज की थी। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में डिटेल आगे बता दी है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? या कहते हैं उदरपातन। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? नेफ्थलीन हो जाएगा, कपूर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गंधक हो जाएगा, गंधक। यह सब उदरपातन का उदाहरण है। सीधे ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? उदरपातन कहलाता है। जबकि वाष्पन किसे कहते हैं? तो द्रव को गैस में बदल जाना, द्रव को गैस में बदलना वाष्पन कहलाता है। संघनन किसे कहते हैं? तो गैस को द्रव में बनना संघनन कहलाता है। संघनन की प्रक्रिया से ही बारिश होती है। संघनन की प्रक्रिया से क्या होती है? बारिश होती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। साबुन ग्रीज को हटाता है। साबुन ग्रीज को हटाता है। किस तरह से हटाता है? ऑप्शन के अनुसार बताइए। यह पाइसीकरण के द्वारा। मैं थोड़ा टाइम आप लोग को देती हूँ क्योंकि आप लोग भी आंसर बता सके। पाइसीकरण के द्वारा। स्कंदन किसे कहते हैं? किसी भी विधि द्वारा कोलाइड कणों का पैंदे में बैठ जाना या एकत्रित हो जाना क्या कहलाता है? स्कंदन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी मिश्रण है, जैसे पानी या बालू ले लेते हैं, तो बालू को नीचे बैठ जाना ही क्या कहलाता है? इसी को क्या कहते हैं? स्कंदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? लाइटर की बात हो रही है, कौन सी गैस प्रयोग होती है? यह होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर के बारे में तो जानते ही होंगे। ब्यूटेन उसमें भरा हुआ रहता है। एलपीजी में क्या होता है? एलपीजी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसमें होता है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन किस में होता है? एलपीजी में होता है। सीएनजी में क्या होता है? आप लोग बताएंगे। सीएनजी में क्या होता है? रेडॉन क्या है? रेडॉन यह है नोबल गैस। नोबल गैस है। इसके परमाणु संख्या कितनी होती है? 86 होती है। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। आर्द्र भूमि वाले क्षेत्र है, जैसे धान के खेत में मीथेन गैस निकलता है। ध्यान रखिएगा। मेडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है?
बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन पे। वैसी प्रक्रिया जिसमें दो लोग भाग लेते हैं, दो जीव भाग लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। सिंगल ही सब हो जाता है, सिंगल ही लोग भाग लेते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। कायिक जनन किसे कहते हैं? बताइएगा। उसे तने को काट करके फिर से दोबारा अगर लगाया जाता है, उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। जैसे गुलाब के एक तने को काट करके दोबारा जब लगा दिया जाता है, वही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। गुलाब का पौधा हो गया, गन्ने का पौधा हो गया, यह कायिक जनन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बताइएगा। यह होता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण भोजन जो है प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसे आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है? कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है या निर्दिष्ट करती है? वेग। वेग वेग बराबर क्या होता है? वेग बटा होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय। विस्थापन किसे कहते हैं? तो कम समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। कम समय में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि ए कोई एक व्यक्ति है, इसे बी के पास जाना है, तो अगर वो चाहे तो ऐसे ऐसे जा सकता है, इतना लंबा दूरी तय कर सकता है। ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। ध्यान रखिएगा। जबकि सीधे चला जाएगा, कम समय में दूरी तय कर लिया, ये टोटल मान के चलिए कि 20 किलोमीटर की दूरी तय किया और यहाँ पे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय किया, ये क्या कहलाया? विस्थापन कहलाया। ध्यान रखिएगा। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन के बारे में समझ गए होंगे। वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, यह सब क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखिएगा। जबकि कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, आयतन, क्षेत्र, दूरी, समय, विद्युत धारा, यह सब क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि किसमें कहते हैं? सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा और परिमाण, दिशा और परिमाण दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण हो, दिशा ना हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। ध्यान रखिएगा। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे घनत्व। बल बराबर होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण कहते हैं। जबकि संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग होता है। इसका फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, इसके द्वारा ही आप लोग इसका ऐसा मात्रक निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? यह किया जाता है वोल्ट मीटर का। जबकि गैल्वेनोमीटर से क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा को ज्ञात करते हैं। अमीटर से विद्युत धारा को ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर करता है? ट्यूबलाइट का प्रकाश किस पर निर्भर रहता है? किस पर निर्भर रहता है? तो यह रहता है ट्यूब का शीशा पे। ट्यूब का शीशा पे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया था ट्यूबलाइट किसका बना होता है? कौन से कांच का बना होता है? ट्यूबलाइट है जो किसका बना होता है? सोडा कांच का बना होता है। सोडा कांच का बना होता है। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा होता है? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? बताइएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², हाफ mv²। जबकि स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा, जिसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसका होता है mgh। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? वाशिंग सोडा किसका समान नाम है? यह नाम है सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट को ही वाशिंग सोडा कहते हैं या फिर धोवन सोडा कहते हैं। बेकिंग सोडा किसे कहते हैं? बेकिंग सोडा किसे कहते हैं?
यह कहते हैं बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। धोवन सोडा किसे कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं? इसका जो फॉर्मूला होता है यह होता है CaCO3। CaCO3 होता है, जिसे कहते हैं चूना पत्थर। इसे क्या कहते हैं? चूना पत्थर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। ये पिछले वाले जो भी प्रैक्टिस सेट करवाए थे उसमें इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल बता चुके हैं, पूरा वीडियो देखा करिएगा। चलिए इसे बनाते हैं। आदिनाथ। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पहले ये बताइए, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो यह थे ऋषभ देव। ऋषभ देव थे। इनका जो चिन्ह है यह क्या है? वृषभ है। वृषभ है, या फिर कहीं कहीं बैल दिया हो रहता है, ध्यान रखिएगा। अगर वास्तविक संस्थापक कौन थे तो स्वामी महावीर थे। चलिए इसे मिलाते हैं। आदिनाथ। आदिनाथ ऋषभ देव को ही क्या कहते थे? आदिनाथ कहते थे। ऋषभ देव को ही नाम है आदिनाथ। तो इनका हो जाएगा वृषभ, वृषभ हो जाएगा। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, जल कलश। पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं, 23वें थे पार्श्वनाथ। संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। अश्व किसका हो जाएगा? संभवनाथ का हो जाएगा। जबकि स्वामी महावीर का चिन्ह क्या था? इनका ध्यान रखिएगा, तो सिंह था, शेर था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4 3 2। 1 4 3 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शासन की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था, यह कहाँ स्थित था बताइएगा? तो यह था लखनऊ में। लखनऊ में। आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर बताया करिएगा कि भारत का प्रथम मस्जिद कहाँ है? कहाँ बना था? भारत का प्रथम मस्जिद कहाँ बना था? कौन से राज्य में सबसे पहले भारत का मस्जिद बना था? इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। हमें पता है कि इसमें अधिकतर लोग गलत आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? देवबंद आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1886 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ हुआ था? तो यूपी के सहारनपुर जिले में हुआ था। यूपी के सहारनपुर जिले में हुआ था। सहारनपुर जिले में हुआ था। इसको स्टार्ट कौन किया था? तो मोहम्मद कासिम नानोटवी। मोहम्मद कासिम नानोटवी ने इसको प्रारंभ किया था और रशीद अहमद गंगोई द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था, ध्यान रखिएगा। जबकि 1885 में क्या हुआ था आप लोग को पता होगा? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? तो गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुई थी। गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में हुई थी और यह हुई थी मुंबई में। मुंबई में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ते थे WC बनर्जी। WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बताइएगा। अभी हमने बताया था कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगर पूछा जाए कितने महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें एक भी प्रतिभागियों ने भाग नहीं लिया था। एक भी महिला प्रतिभागियों ने भाग नहीं लिया था, ध्यान रखिएगा। 28 दिसंबर 1885 को जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे। 72 सदस्य भाग लिए थे। बिहार से कितने सदस्य भाग लिए थे यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पूछा जा रहा है किस अधिवेशन में पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था, तो आप लोग को पता होगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 को, जो कि कौन चुनी गई थी? तो एनी बेसेंट चुनी गई थी। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो यह आप लोगों को पता होगा 1925 में कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। सरोजनी नायडू बनी थी। तो कहाँ की अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू? कहाँ की अध्यक्षता की थे बताइएगा? क्या की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था।
गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गया अधिवेशन 1922 तो C.R. दास के द्वारा किया गया था। C.R. दास के द्वारा किया गया था, जो कि 37वां अधिवेशन था। और कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। गया में हुआ था। अगर पूछा जाए 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, यह बिहार सीजीएल में पूछा गया है, क्वेश्चन है। 27वां अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था पटना के बांकीपुर में। पटना के बांकीपुर में किसने अध्यक्षता किया था, ये आप लोग बताइएगा। C.R. दास ने और मोतीलाल नेहरू मिलकर के 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल का स्थापना किया था। इलाहाबाद अधिवेशन 1921, इलाहाबाद अधिवेशन 1921 नहीं होना चाहिए था, यह होना चाहिए था अहमदाबाद। अहमदाबाद अधिवेशन 1921 के अध्यक्षता किसने किया था? तो हकीम अजमल खां ने किया था। हकीम अजमल खां ने किया था। ध्यान रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916, इसी में क्या हुआ था? नरम दल गरम दल एक हो गए। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों के तीनों 1916 में एक हो गए थे। इसके अध्यक्षता किसने किया था? यह किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा। इसी अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी। और यही कौन? रामचंद्र शुक्ल यहाँ मिलने के लिए आए थे और आमंत्रण किया था बिहार आने के लिए। ध्यान रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा? तो सर्वप्रथम भारत में पहला आंदोलन इनका चंपारण सत्याग्रह ही था, जो कि 1917 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए युवा अध्यक्षता को किसने किया था? सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो यह थे अबुल कलाम आजाद, जो कि सबसे युवा अध्यक्ष थे। कब भाग लिए थे? तो 1923 में लिए थे भाग। और कहाँ के अध्यक्षता किए थे? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। अगर पूछा जाए सर्वाधिक अध्यक्षता किसने किया था, तो यही किए थे। 1940 से लेकर के 1946 तक अध्यक्ष के पद पर रहे थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन टोटल 100 है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह थे ख्वाजा उस्मान हरूनी के। इन्होंने भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। इनका दरगाह कहाँ है? तो इनका दरगाह जो है, इनका जो दरगाह है अजमेर शरीफ में है, जो कि कहाँ में है? तो यह है राजस्थान में। इनका अगर जन्म पूछा जाए, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पूर्व पर्सिया के सिस्तान में हुआ था। पूर्व पर्सिया के सिस्तान में हुआ था, या फिर दिया रहता है इस्फहान प्रांत में हुआ था। इन्हें गरीब नवाज से भी नवाजा जाता है, गरीब नवाज भी कहा जाता है। गरीब नवाज किसे कहा जाता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ये किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी को साथ भारत आए थे। मोहम्मद गौरी वही है जो भारत में मोहम्मद गौरी जो है मुस्लिम वंश की स्थापना की नींव डाली थी। ध्यान रखिएगा। मुस्लिम वंश की स्थापना किसने डाली थी? तो मोहम्मद गौरी ने। इसने 3 प्रमुख युद्ध लड़े थे, जो कि 1291 वाला युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ युद्ध लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन शहर कहाँ है? तराइन नगर कहाँ है? तो यह है हरियाणा में। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। 1194 ईस्वी में क्या होता है? 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है, जो लड़ा जाता है गढ़वाल शासक जयचंद के साथ और मोहम्मद गौरी के साथ, जिसमें जयचंद जो मारा जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अगर पूछा जाए मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? यह किया था 1175 ईस्वी में। 1175 ईस्वी में कहाँ किया था, यह आप लोग बताइएगा। मोहम्मद गौरी के बारे में मैं डिटेल बता चुकी हूँ। मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसका सेनापति था बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। आई होप यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी के साथ कौन आए थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। अगर पूछा जाए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो गुरु हैं, एक ख्वाजा उस्मान हरूनी हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य कौन हैं? इनके जो शिष्य हैं, यह है बख्तियार खिलजी, ख्वाजा बख्तियार काकी। इनके शिष्य जो हैं ख्वाजा बख्तियार काकी हैं। इन्हीं का शिष्य है, अगर इनका बख्तियार काकी का जो शिष्य है, यह जो है बाबा फरीद हैं। और इन्हीं के शिष्य है कौन? कुतुबुद्दीन
ऐबक है, इन्हीं के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी दिल्ली में। ध्यान रखिएगा। बाबा फरीद का शिष्य का नाम क्या है, चेला का नाम क्या है, तो बाबा फरीद के चेला का नाम है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इनके बारे में तो आप लोग जानते होंगे। निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है यह कहाँ है, तो दिल्ली में है। दिल्ली में है। ये कुल सात राजाओं का शासन देखा था। निजामुद्दीन औलिया का जो शिष्य है यह थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, जिनका जन्म यूपी के एटा में हुआ था, पता ही है। अमीर खुसरो ने आठ राजाओं के शासनकाल को देखा था। ध्यान रखिएगा। बख्तियार काकी किसके शिष्य थे, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जो शिष्य हैं, अमीर खुसरो का जो गुरु है यह है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम है बाबा फरीद। बाबा फरीद के जो गुरु न है वह है बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के जो गुरु हैं यह हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु कौन है, तो यह हो जाएंगे ख्वाजा उस्मान हरूनी। ख्वाजा उस्मान हरूनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया ने किसे कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, किसे कहा था, तो यह कहा था गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। गयासुद्दीन तुगलक को कहा था। जबकि इसने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, 10 दरवाजे हैं, किसे कहा था, क्या कहा था, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी जब इनसे मिलने का प्रयास करते थे तब इसने कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कि हमारे घर में 10 दरवाजे हैं, जब तुम इस दरवाजे से आओगे तो मैं उस दरवाजे से मैं निकल जाऊंगा, मैं तुमसे मिलूंगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। किसने विभाजन के प्रस्ताव को समर्थन किया था, तो यह किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत निर्माता भी कहा जाता है। यह कहा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पे याद रखिएगा, इस टॉपिक अब देख रहे हैं तो ये याद रखिएगा। अगर पूछा जाए सुहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, सुहारवर्दी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो यह की थी शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने। फिरदौसी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, जो कि बिहार वाले जो क्षेत्र था वहाँ ज़्यादा प्रचलित था फिरदौसी संप्रदाय, इसकी स्थापना किसने की थी, तो शेख मखदूम अहिया मनेरी ने। शेख मखदूम अहिया मनेरी ने फिरदौसी संप्रदाय की नींव डाली थी। नक्शबंदिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो बाकी बिल्लाह ने की थी। बाकी बिल्लाह ने की थी। औरंगजेब जो है नक्शबंदिया संप्रदाय को ही मानता था। इसमें नाच गाने से सब पे क्या होता था, बैन होता था। वही कादिरिया संप्रदाय पूछा जाए, कादिरिया संप्रदाय, इसकी स्थापना अबुल कादिर जिलानी को कहा जाता है। अबुल कादिर जिलानी को कहा जाता है। अबुल कादिर जिलानी जो है पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक भी है। इसका राइट आंसर आप लोग को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। सर्वाधिक अध्यक्षता किसने किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। 1940 से लेकर के 46 तक किए थे। 1940 में कहाँ किए थे, तो रामगढ़ में किए थे। और सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आज़ाद थे, जो कि 1923 ईस्वी में दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। मुगल चित्रकला की बात हो रही है, तो यह हो जाएगा जहांगीर। अगर पूछा जाए शाहजहां के बारे में, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के काल को। जहांगीर के चित्रकार का नाम था फारूक बेग मनोहर। फारूक बेग कौन थे, तो बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र इन्होंने बनाया था। बीजापुर के शासक आदिल शाह का चित्र किसने बनाया था, तो फारूक बेग ने बनाया था। मनोहर नाम याद रखिएगा, दौलत विशन दास मंसूर, जो कि पक्षियों का चित्रण करता था, मंसूर अबुल हसन। ध्यान रखिएगा, कुछ चित्रकार जो इनके दरबार में हैं तो अकबर के दरबार में ही मिलेगा। हुमायूं के समय जो चित्रकार थे वह अकबर के दरबार में ही मिलेंगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। मंसूर और अबुल हसन किसका दरबार एक चित्रकार थे, क्या थे, अबुल हसन जो थे, और मंसूर, मनोहर, दौलत, विशन दास, फारूक बेग, यह सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए हुमायूं के चित्रकार कौन थे, तो यह थे सैयद अली।
सैयद अली और अब्दुल समद। अगर अकबर के बारे में पूछा जाए, अकबर के समय चित्रकार कौन थे? तो मीर सैयद अली यही थे, और दसवंत प्रमुख रूप से दसवंत और वसावन। और भी नाम याद रखिएगा, ख्वाजा, अब्दुल समद और मुकुंद। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां के बारे में पूछा जाए, शाहजहां के चित्रकार कौन थे? तो मोहम्मद फकीर थे और मीर हाशिम ये शाहजहां के चित्रकार थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अभी हमने बताया था जेबी कृपलानी। आप लोगों को पता है कि भारतीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था यह दिसंबर माह में होता था, जबकि देश आज़ाद हुआ था 1947 में। अगर पूछा 1947 15 अगस्त को हुआ था। अगस्त में जो अध्यक्ष थे यह थे जेबी कृपलानी थे, जबकि दिसंबर में अधिवेशन हुआ था 1947 में। तो इस समय पूछा जाए तो यह हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए, जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ध्यान रखिएगा। मौलाना अबुल कलाम के बारे में तो बता ही दिए थे। सी राजगोपालाचारी के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और भारत सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, जमींदारी प्रथा को कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था को कहीं क्या कहते हैं? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसान के बारे में पूछा जा रहा है, ना कि जमींदार के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैयत का अर्थ ही होता है किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। रैयत प्रथा कितने क्षेत्र में फैला हुआ था बताइएगा? रैयतवाड़ी व्यवस्था ये 51% क्षेत्र पर था। सबसे पहले इसको लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। और कब लागू किया गया था? 1820 ईस्वी में लागू किया गया था। किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया था, जो कि 51% क्षेत्र में था। सबसे पहले मद्रास, फिर बॉम्बे, फिर असम में भी इसे लागू किया गया था 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा। जबकि जमींदारी प्रथा किसे कहते थे? जमींदारी व्यवस्था किसे कहते थे? यह कहते थे अस्थाई बंदोबस्त को। इसमें जमींदारों से ही टैक्स वसूला जाता था। अस्थाई बंदोबस्त इसे लागू करने वाला कौन था? 1893 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि किस क्षेत्र में था बताइएगा? कम क्षेत्र पर था लेकिन बहुत हार्ड था। किस क्षेत्र में था? ये बिहार बंगाल वाले जो क्षेत्र हैं इसमें स्थायी बंदोबस्त लागू था। 1893 नहीं, 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। ध्यान रखिएगा। महलवाड़ी व्यवस्था जो कि 30% क्षेत्र पर लागू था। अस्थायी बंदोबस्त का कितना क्षेत्र था बताइएगा? अस्थायी बंदोबस्त कितना क्षेत्र पर था? महलवाड़ी व्यवस्था की बात की जाए तो 30% क्षेत्र पर था। 30% क्षेत्र पर था, जबकि इसे याद रखिएगा 19% क्षेत्र पर था। 19%। यह मध्य प्रांत में इसे लागू किया गया था। पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जो प्रांत है, यह कब लागू किया गया था महलवाड़ी व्यवस्था? 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेलजी के द्वारा। जबकि दहसाला प्रथा किसने लागू किया था? दहसाला प्रथा यह लागू किया गया था अकबर के समय टोडरमल के द्वारा, जो कि भू राजस्व था, टोडरमल के द्वारा। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी थी, और हम्पी से ही इसके बारे में मिलता है। इसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना किया था। यह किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा नदी के किनारे था। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कब स्थापना किया गया था? तो यह किया गया था 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसका मुद्रा का नाम क्या है आप लोग बताइएगा? मैं ही बताती हूँ, पैगोडा। हून किसका मुद्रा का नाम था? तो यह था बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में की गई थी।
1300 हसन किसके द्वारा किए गए थे, बताइएगा किसके द्वारा किया गया था। 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना किया गया था। अब बात करते हैं, जैसे कि आप लोग दिल्ली सल्तनत पर टोटल 5 वंशों ने शासन किया था, उसी तरह से विजयनगर पर टोटल 4 वंशों ने शासन किया था। कौन कौन सा था, या संगम वंश, संगम वंश, दूसरा हो जाएगा सालू वंश, संगम वंश, सालू वंश, अराविडू वंश, अराविडू वंश, और 5वां हो जाएगा संगम वंश, सालू वंश, अराविडू वंश, 1 मिनट इसे सुधार कर लीजिएगा, संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, तुलु वंश, चौथा हो जाएगा अराविडू वंश। अंतिम जो वंश था यह था अराविडू वंश, थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। कृष्णदेवराय का जो संबंध है, कृष्णदेवराय का जो संबंध है यह तुलु वंश से ही है। चलिए संगम वंश के बारे में जानते हैं। संगम वंश की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने ही किया था। ध्यान रखिएगा देवराय प्रथम जो था किसे, ध्यान रखिएगा देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था, देवराय प्रथम के दरबार में कौन आया था, तो निकोले डी कांटी आया था, निकोले डी कांटी आया था। मैं हर वीडियो में इसके बारे में बताती हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। निकोले डी कांटी कहाँ का यात्री था, तो इटली का यात्री था, इटली का यात्री था। देवराय द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो फारस का यात्री आया था, अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक आया था। जो इसका पुस्तक का नाम क्या है, मतला ए शाहीन, मतला ए शाहीन। अब बात करते हैं नूनीज के बारे में। नूनीज कहाँ का यात्री था, यह पुर्तगाल का था। यह अच्युत देव राय के दरबार में आया था, अच्युत देव राय के दरबार में आया था। ये तीनों के तीनों संगम वंश से संबंधित है, संगम वंश से संबंधित है। बारबोसा और डोमिगो पायस, बारबोसा, बारबोसा और डोमिगो पायस, डोमिगो पायस किसके दरबार में आया था, क्या आया था, कृष्णदेव राय के दरबार में, कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। कहाँ का यात्री था, तो दोनों के दोनों पुर्तगाल का यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था। ध्यान रखिएगा। चलिए कृष्णदेव राय का जो चर्चा है यह बाबर के पुस्तक बाबरनामा में मिलता है, बाबरनामा में मिलता है। बाबरनामा की रचना किसने की है, तो बाबर ने की है, बाबर ने की है। और बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय की चर्चा की है। बाबरनामा किस भाषा में है, तो तुर्की भाषा में है, तुर्की भाषा में है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केडीआर की मृत्यु कब हो जाती है, तो इनकी मृत्यु होती है 1529 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। टेराकोटा का यहाँ पर अर्थ होता है मिट्टी, मिट्टी से होता है। तो मिट्टी का हल वनावली से प्राप्त हुआ है। वनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है, हरियाणा में है। ध्यान रखिएगा। लोथल कहाँ है, तो भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। गोदीवाड़ा यहाँ से प्राप्त हुआ है, गोदीवाड़ा। और फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं, फारस की मुहरें प्राप्त हुई हैं। इसका जो घर का दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क पर खुलती थी। कालीबंगा, बीके थापड़ बीबीलाल ने इसे खोज किया है। कहाँ है, कालीबंगा जो है यह है राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में किस नदी के किनारे, तो घग्गर नदी के किनारे है। धौलावीरा के बारे में तो जानते ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था, यह किया गया था 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को किया गया था। कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, ये अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ध्यान रखिएगा। जबकि सचिव कौन थे, सचिव तो यह थे एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा। अब यहाँ पे स्वामी सहजानंद आया है तो इनके बारे में जान लेते हैं। स्वामी सहजानंद कौन थे, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं क्योंकि इनका नाम हमेशा देखा जाता है। स्वामी सहजानंद के बारे में जानते हैं। स्वामी सहजानंद का जो जन्म हुआ था यह 22 फरवरी 1889 को हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गाजीपुर में हुआ था, जो कि क्षेत्र कहाँ पड़ता है, गाजीपुर यूपी में पड़ता है। गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था। लेकिन इनका जो कर्म भूमि था, कर्म भूमि यह बिहार वाला क्षेत्र था, बिहार वाला क्षेत्र था। यह ऊंचे कास्ट को होकर के भी, भूमिहार कास्ट के होकर के भी, भूमिहार ब्राह्मण होते हुए भी इन्होंने जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। जमींदारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण ये बहुत फेमस हुए थे। इनका जो पत्रिका है, पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती का, इन पत्रिका का नाम है हुंकार, हुंकार नाम है। और याद रखिएगा काशी से भूमिहार ब्राह्मण पत्र निकाला था, काशी से इन्होंने भूमिहार ब्राह्मण पत्र निकाला था, काशी से भूमिहार ब्राह्मण पत्र को इन्होंने निकाला था।
1926 ईस्वी में 1926 ईस्वी में कर्मकलाप काशी से इन्होंने प्रकाशन किया था। कर्मकलाप को 1926 ईस्वी में कर्मकलाप को काशी से प्रकाशन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से मारा गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर, नाम ध्यान रखिएगा, ओडायर को किसने मारा था? तो आप लोगों को पता है 1940 ईस्वी में मारा था। 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने मारे थे, ध्यान रखिएगा। किस लिए मारे थे? तो आप लोग को पता होगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी ये सब के कारण ही हुआ था। नेक्स्ट है, ऑप्शन उसी का दिया हुआ है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गृह त्याग को घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं बताइएगा? तो यह कहते हैं महापरिनिर्वाण। गृह त्याग की घटना ध्यान रखिएगा, गृह त्याग की घटना जल्दबाजी में गलत हो जाता है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? महाभिनिशीक्रमण कहलाता है। जबकि महापरिनिर्वाण जो है, निर्वाण जो प्राप्ति होती है मृत्यु के बाद, महापरिनिर्वाण है जो क्या कहलाता है? तो मृत्यु को कहते हैं। इनके निर्वाण की प्राप्ति जो हुई थी उसे क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था बताइएगा? कब हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी जो है जो नेपाल में है। ध्यान रखिएगा, इनका पिता का नाम जो था यह शुद्धोधन था। शुद्धोधन इनका पिता का नाम था। जबकि माता का नाम क्या था? महामाया था। महामाया था जो कि कोलीय वंश से संबंधित थी। शुद्धोधन कहाँ के थे? तो शाक्य गण के थे, शाक्य गण। लेकिन महामाया कोलीय वंश से संबंधित थी। इनके जो लालन पालन का काम किया था यह की थी सौतेली माँ या फिर कहें मौसी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया था। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनके पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम इनका राहुल था। यह 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था, जिसे क्या कहते हैं? महाभिनिशीक्रमण कहते हैं। इनका जो तप स्थल जो है वह उरुवेला है। उरुवेला है जो कि नीरजना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका अगर पूछा जाए गुरु का नाम क्या है बताइएगा आप लोग? गुरु का नाम क्या है? बौद्ध धर्म जो है अनिश्वरवादी और अनात्मवादी से संबंधित है। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जबकि प्रथम उपदेश पूछा जा रहा है तो प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। वैशाली में इन्होंने महिला को सर्वप्रथम प्रवेश कराया था। सर्वप्रथम महिला को कहाँ प्रवेश कराया था? तो वैशाली में प्रवेश कराया था। कौन थी? आम्रपाली थी। किसके कहने पर? तो आनंद के कहने पर इन्होंने प्रारंभ करवाया था। जबकि पावापुरी में किसकी मृत्यु हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यह हुई थी महावीर की। ध्यान रखिएगा, वैशाली में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया है? क्या बनाया गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया है। बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह मस्जिद है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? बताइएगा, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में किया गया था। हंटर आयोग पूछा जाए, हंटर आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो यह किया गया था 1882 ईस्वी को। विश्वविद्यालय आयोग कब आया था? तो यह आया था 27 जनवरी 1902 को। इस किसके समय? तो लॉर्ड कर्जन के समय क्या आया था? विश्वविद्यालय आयोग आया था। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विषय में क्वेश्चन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए 1904 में क्या आया था? 1904 में आया था भारत विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। भारत विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया था। हार्टोग समिति कब आया था? यह सब समिति जो संबंधित बता रही हूँ शिक्षा से संबंधित है। हार्टोग समिति आया था 1929 में। मैट्रिक स्तर पर विशेषतर इस पर ध्यान दिया गया था। वर्धा योजना कब आया था? वर्धा योजना या महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में आया था।
जबकि सार्जेंट योजना ध्यान रखिएगा, सार्जेंट योजना यह कब आया था? यह 1944 में आया था। 1944 में आया था। इसमें 6 से 11 साल बच्चा को निःशुल्क शिक्षा देने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट आंसर मिल गया, इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? कौन जो है मृदा से संबंधित है, बताइएगा। यह संबंधित है ईडेफिक ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइमेटिक जो है, क्लाइमेटिक यह जलवायु से संबंधित है, जलवायु से संबंधित है। बायोटिक किससे संबंधित है? तो जैविक से संबंधित है। टोपोग्राफी जो है स्थलाकृति से संबंधित है। जो 11 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? कम लिंग अनुपात कहाँ है? तो हरियाणा में है। सर्वाधिक कहाँ है? तो केरल में है। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। जबकि सर्वाधिक राज्यों में घनत्व पूछा जाए तो यह हो जाएगा बिहार, अपना बिहार हो जाएगा, प्यारा बिहार हो जाएगा, पहला नंबर पे घनत्व के मामले में आ जाएगा। जबकि यूटी और राज्य को शामिल कर दिया जाए तो बिहार का छठा स्थान आ जाता है, पहला स्थान आ जाता है। यूटी और राज्यों को शामिल करने पर पहला राज्य आ जाता है दिल्ली। बिहार का जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा किसका है? महाराष्ट्र का है, तीसरा जो है बिहार का है और चौथा है पश्चिम बंगाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा कब मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मई को। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। इसी दिन क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च 1912 को। बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। 23 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? यह हो जाएगा मीथेन, जिसे मार्स गैस कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है? पर्यावरणीय प्रदूषण कौन नहीं उत्पन्न करता है? गौर से ऑप्शन को देखिएगा और इसका राइट आंसर बताइएगा। यह हो जाएगा सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, कहाँ से निकलता है? तो सूर्य से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि पेट्रोलियम ऊर्जा, कोयला ऊर्जा, नवकीय ऊर्जा, ये सब क्या है? यह सब क्या है? जो प्रदूषण को उत्पन्न करता है। और ये सब क्या है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा 38 का। चलिए, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर। ऑप्शन और देखते हैं। हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर, तापक्रम पर। हवा यह जो है वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर निर्भर करती है। ध्यान रखिएगा। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? पर्यावरण, वर्षा निर्भर करती है वायुमंडल में नमी पर, वायुमंडल में नमी पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा लुडविगस नहर, लुडविगस नहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लुडविगस नहर को किस में प्रयोग करते हैं? जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर पूछा जाए बोल्गा-दोन नहर का प्रयोग रूस में किया जाता है, बोल्गा-दोन का प्रयोग रूस में किया जाता है। सफ़ेद सागर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो यह भी रूस में किया जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। यह दिया गया है जनजाति, जनजाति दिया गया, उसे मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए इसे मिलाते हैं। खिरगिज जनजाति, खिरगिज जनजाति जो है यह मध्य एशिया में पाया जाता है। खिरगिज जनजाति जो है मध्य एशिया में बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बुशमैन कालाहारी। एनु जो है, एनु यह कहाँ पाया जाता है? एनु जनजाति है जापान में, एनु जनजाति जापान में। जबकि बद्दू जनजाति जो है अरब में पाया जाता है। इसका राइट आंसर मिल गया 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ जनजाति मैं बता रही हूँ, इसका आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए गोरखा जनजाति, गोरखा के तो बारे में जानते ही होंगे, नेपाल में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है। फ्लेमिश जनजाति जो है, फ्लेमिश जनजाति यह कहाँ पाया जाता है? यह बेल्जियम में पाया जाता है, बेल्जियम में पाया जाता है। एस्किमो कहाँ पाया जाता है? एस्किमो कहाँ पाया जाता है?
एस्किमो जो पाया जाता है यह कनाडा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, कनाडा वाला ग्रीनलैंड वाला जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है। कीवी जनजाति कहाँ पाया जाता है, कीवी जो है राजधानी है न्यूजीलैंड का, कीवी जनजाति जो है न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पिग्मी जो है, पिग्मी यह जो जनजाति पाया जाता है कांगो में पाया जाता है, कांगो में पाया जाता है। कांगो किस रेखा पे है, तो यह हो जाएगा कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यह सब जो हो जाएगा मकर रेखा पर, सॉरी कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, यह जो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर स्थित देश है, सब भूमध्य रेखा पर स्थित देश है। बुशमैन जो है, बुशमैन यह कहाँ का जनजाति है, यह बोत्सवाना का है, कालाहारी का है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए गोंड भील ये सब कहाँ पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है। टोंडा भी कहाँ पाया जाता है, तो भारत में खास करके तमिलनाडु वाले क्षेत्र में टोंडा जनजाति पाया जाता है। जुलू जनजाति जो है, जुलू जनजाति यह कहाँ पाया जाता है, और कफ्रिस जनजाति, जुलू और कफ्रिस जो जनजाति है यह पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, जुलू और कफ्रिस जनजाति। सैम्पेन जो है, सैम्पेन नाम सुने होंगे, यह भारत के अंडमान क्षेत्र है, अंडमान निकोबार में यहाँ पाया जाता है सैम्पेन जनजाति। माओरी जनजाति कहाँ पाया जाता है, माओरी अभी बताए थे, कीवीज और मायूरी जो है यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, न्यूजीलैंड में पाया जाता है। निपनीज कहाँ पाया जाता है, निपनीज जो है यह जापान में पाया जाता है, निपनीज जो है जापान में पाया जाता है। स्वाहिली ये पूरा टॉपिक को मैं कंप्लीट करने वाली हूँ यहाँ पे, इससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए आप लोगों का। स्वाहिली जो है केन्या और तंजानिया में पाया जाता है, केन्या और तंजानिया में पाया जाता है। शेरपा जो है, शेरपा जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है तिब्बत और नेपाल में। रेड इंडियन जो जनजाति है, रेड इंडियन पता होगा, बिल्कुल इजी है यह अमेरिका में पाया जाता है, मूर जो जनजाति होता है, मूर यह कहाँ पाया जाता है, तो अरब और मोरक्को में पाया जाता है, अरब मोरक्को के बर्बर लोगों की मिश्रित जनजाति है मूर। मंगयार्स कहाँ पाया जाता है, मंगयार्स जो जनजाति है यह हंगरी में पाया जाता है, खिरगिज जो जनजाति है हमने बताया था, खिरगिज जो है यह कहाँ पाया जाता है, मध्य एशिया में पाया जाता है। अभोर जो है, अभोर जनजाति यह असम के मंगोलाइट से, अभोर जनजाति कहाँ के हैं, तो यह हो जाएगा असम के मंगोलाइट्स में पाया जाता है। क्रोआट्स जनजाति जो है, क्रोआट्स जनजाति यह कहाँ पाया जाता है, तो क्रोएशिया में पाया जाता है, अफरीदी जो है, अफरीदी जनजाति यह कहाँ पाया जाता है, तो अफरीदी हो जाएगा पाकिस्तान, अफरीदी जनजाति पाकिस्तान। हॉटेटॉट जनजाति या दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की खानाबदोश जनजाति है। चलिए आई होप यह क्लियर हो गया होगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा, याद हो जाएगा। इसका राइट आंसर में मिल गया था ऑप्शन नंबर सी। भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा जा रहा है, सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुडी। चलिए दोदा बेटा किसका है, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर कहाँ की है बताइएगा, महाबलेश्वर और महेंद्रगिरी बताया ही दो, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी महाबलेश्वर। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है, जल लवणता प्रवणता को कौन दर्शाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोक्लाइन। जबकि थर्मोक्लाइन किसको दर्शाता है, तो सतह पर गर्म मिश्रित पानी और नीचे ठंडे गहरे पानी के बीच संक्रमण परत है थर्मोक्लाइन। जैसे कि ऊपर जो है गर्म पानी है और नीचे जो है ठंडा पानी है, इसी को एक क्या करता है, एक लाइन है, उसी को कहते हैं थर्मोक्लाइन। दोनों को मिलाने वाले रेखा को क्या कहते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। पाइक्नोक्लाइन किसे कहते हैं, पाइक्नोक्लाइन ये समुद्र विज्ञान में विभिन्न घनत्वों की दो तरल परतों को अलग करने वाली एक सीमा है। जैसे कि मैं बता दूं, पाइक्नोक्लाइन जो है यह जो है एक ज़्यादा घनत्व वाला पानी और एक कम घनत्व वाले पानी को यह सीमा का निर्धारण करता है। जबकि केमोक्लाइन क्या है, तो जल में ऑक्सीजन की कमी को दर्शाता है। इसका राइट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, किसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है बताइएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यह कहा जाता है गोदावरी को दक्षिण की गंगा पूछा जा रहा है, दक्षिण की गंगा हो जाएगा, सॉरी एक मिनट सुधार कर लीजिए, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा,
दक्षिणी की गंगा किसे कहते हैं? की लगा हुआ है तो यह हो जाएगा कावेरी। यहाँ सिर्फ दक्षिण गंगा पूछा जाता है तो यह हो जाता है गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे सुधार कर लीजिएगा, कावेरी होगा इसका राइट आंसर। जबकि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को। गोदावरी की सहायक नदी कौन सा है? तो यह हो जाएगा प्राणहित। प्राणहित। और यह एक याद रखिएगा, इंद्रावती, 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 मंजीरा, मंजीरा, पेनगंगा और वेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। जबकि कावेरी की सहायक नदी याद रखिएगा, सिमसा नदी, सिमसा नदी, हेमवती नदी, हेमवती नदी, अर्कावती, अर्कावती, लोकपानी, लोकपानी, अमरावती, अमरावती, भवानी, ये सब किसका है? तो यह हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी। कृष्णा की सहायक नदी है कोयना नदी, कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी। कोयना नदी, तुंगभद्रा नदी और भीमा नदी। नर्मदा की सहायक नदी क्या है? तो हालन नदी हो जाएगा, बंजार हो जाएगा, वर्षा हो जाएगा, तवा नदी। ध्यान रखिएगा, तवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा की सहायक नदी है, जो कि सबसे लंबी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, तवा नदी, नर्मदा जो है यह भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है और अपना पानी कहाँ गिराती है? तो अरब की खाड़ी में गिराती है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया गया है। चलिए इसे मिलान करते हैं। 44 को। माउंट एटना कहाँ है? जो जानते हैं उससे पहले मिलाएंगे। माउंट एटना कहाँ है? यह हो जाएगा इटली में, इटली में। माउंट एटना का क्या हो गया? इटली हो गया। सबनकाया कहाँ है? तो पेरू में हो जाएगा, सबनकाया पेरू में। कोलिमा मैक्सिको में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में याद रखिएगा, यांगदाप दर्रा, यांगदाप दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, यह कहाँ की दर्रा है? उत्तराखंड की दर्रा है। रोहतांग कहाँ का है? रोहतांग, सिपकीला, सिपकीला यह है हिमाचल प्रदेश का। बड़ा लाचा भी हिमाचल प्रदेश का है। पालघाट दर्रा केरल का है। इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। चलिए इसे मिलान करते हैं। ईरी झील, मिचिगन, ओटोरियो और सुपेरियो। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। चलिए इसे मिलाते हैं। मिचिगन जो है यह बैरी है, मिचिगन। 1 मिनट। ईरी जो है, ईरी यह हो जाएगा डेंट्रॉइट, ईरी डेंट्रॉइट। मिचिगन जो है यह हो जाएगा बेरी। ओंटारियो जो झील है, ओंटारियो झील, इसका हो जाएगा हैमिल्टन। और सुपीरियर झील डुलिथ, सुपीरियर झील डुलिथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 2 3 4 1, 2 3 4 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट होगी? किसकी खेती अभिष्ट होगी? यह होगी चाय की। नेक्स्ट है, निम्न सर्वाधिक चाय की खेती कहाँ होता है? तो असम में होता है, ध्यान रखिएगा। कॉफ़ी कहाँ होता है? कॉफ़ी कर्नाटक में। कपास कहाँ होता है बताइएगा? तो महाराष्ट्र में। गुजरात, महाराष्ट्र गुजरात में होता है। काली मिट्टी में सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार के पहाड़ी पर नहीं है, जबकि नीलगिरी, कानन, दार्जिलिंग पर चाय की खेती होती है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की, लेकिन भुवन पहाड़ी मेघालय पठार का अंश नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भुवन पहाड़ी कहाँ है।
भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में से निम्न में से कौन से सूचीबद्ध है? भाग 4 में किसका चर्चा है? तो डीपीएसपी का है, नीति निर्देशक तत्व का है, या गैर नियोजित है। इसके लिए हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। चलिए अब इसका ऑप्शन को देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसकी चर्चा आर्टिकल 39 में है। 39 में समान नागरिक संहिता, इसकी चर्चा 44 में है। गोवा में लागू है। छोटे परिवार का मानदंड प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? इसमें से कौन सा मौलिक अधिकार है? बताइएगा। मौलिक अधिकार की चर्चा किस में है? तो भाग 3 में है। भाग 3 में है। कहाँ से लिया गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। टोटल प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला जो है, यह ध्यान रखिएगा, यह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसका जो चर्चा है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका चर्चा है, इसका जो चर्चा है यह आर्टिकल 19 से लेकर के 21, 22 तक है। तीसरा याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद फिर याद रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो चर्चा है 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा जो हो जाएगा धार्मिक उपासना का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 तक इसका चर्चा है। पांचवा जो हो जाएगा यह हो जाएगा संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 हो जाएगा, और 28, 29, 30 हो जाएगा। आर्टिकल 31 में था संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया है। और छठा कौन सा हो जाएगा? सतमा कहें तो यह हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन है आर्टिकल 32 में। जारी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ध्यान रखिएगा 5 प्रकार के रीट इसमें जारी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? केवल भारतीयों को उपलब्ध जो है या ध्यान रखिएगा आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 बिल्कुल माइंड में बैठा लीजिएगा। 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल और केवल किसे है? भारतीयों को प्राप्त है। अब इसके द्वारा बताइएगा संवैधानिक निराकरण का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसमें है? तो आर्टिकल 19 में है। देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, यह भी आर्टिकल 19 में है। तो आपको बता दिए 15, 16, 19, 29, 30 यह केवल और केवल भारतीयों के हैं। तो ये दोनों तो होगा नहीं। संपत्ति अर्जित करने का स्वतंत्रता, यह भी आर्टिकल 19 में है। संवैधानिक निराकरण का अधिकार, संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होते हैं। यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। यह किसके बराबर होता है? तो यह होता है राजकोषीय घाटे के। प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया? बताइएगा। यह किया गया था 2011-12 में। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो आप लोगों को पता है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों देखने के लिए मिलता है। पूंजीवादी जो है अमेरिका में ज़्यादा फेमस है, समाजवादी जो है रूस में है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। प्रथम हरित क्रांति का संबंध किससे था? तो गेहूं के उत्पादन से, खासकर खाद्यान्न उत्पादन से। जबकि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। किसी देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? किस सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? यह कहता है फ्रांस के बुक। जबकि व्हाइट पेपर जो है भारत के, व्हाइट पेपर सफ़ेद पत्र, यह भारत का हो जाएगा, भारत का हो जाएगा। और खास करके ब्रिटेन की विशेष विषय पर जो सरकारी रिपोर्ट आती है, विशेष विषय पर जो रिपोर्ट आती है, तो ब्रिटेन का जो विशेष विषय पर जो रिपोर्ट आती है वो भी वाइट ही होता है। ऑरेंज हो जाएगा नीदरलैंड का, ऑरेंज हो जाएगा नीदरलैंड का। ग्रे बुक जो होगा, ग्रे भूरा रंग, यह किसका होगा? तो जापान और बेल्जियम का, जापान और बेल्जियम का। ध्यान रखिएगा। जबकि ग्रीन हो जाएगा, ग्रीन किसका हो जाएगा? तो यह इटली का हो जाएगा और ईरान का हो जाएगा। वाइट जो हो जाएगा सफ़ेद, यह पुर्तगाल, चीन और जर्मनी का हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी?
बताइएगा किस राज्य में प्रारंभ की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नौगौर जिले में बगधरी गांव में, नाम ध्यान रखिएगा, बगधरी गांव में लागू किया गया था। अगर पूछा जाए पंचायती राज के जनक कौन है, तो यह है बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही त्रिस्तरीय दिया गया था, जबकि 2 स्तरीय किसके द्वारा दिया गया था, दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। और कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। पहला भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला कौन था, तो आंध्र प्रदेश ही था। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, ऑप्शन के अनुसार बताइएगा, किया जाता है एकल हस्तांतरणीय द्वारा। इसके लिए कौन कौन भाग लेते हैं, बताइएगा कौन कौन भाग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो यह हो जाएगा कमी का रुख दिखाती थी। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है, तो कमी का रुख दिखाती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र है। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001-2 में लागू किया गया था, किसके द्वारा, तय किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती होने के लिए पात्र क्या है, तो बताइएगा, तो यह हो जाएगा 6 से 14 वर्ष को निःशुल्क शिक्षा देना प्रारंभ किया गया था। 6 से 14 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य ने सांसद आदर्श ग्राम योजना से संकेत लेकर विधायक आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की है। यह करने वाला है गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम की जो स्थापना हुई थी, यह हुई थी 15 अगस्त 1979 को। 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम की स्थापना की गई थी बीपीएल लोगों को तकनीकी व्यावसायिक विशेषता के प्रदान करने के लिए। इसमें जो आयु रखा गया था, यह 18 से 35 वर्ष रखा गया था। अगर पूछा जाए ट्राइसेम का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह होता है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखिएगा। स्थापना कब किया गया था, 15 अगस्त 1979 को किया गया था। इसका काम क्या है, तो बीपीएल लोगों को तकनीकी व्यावसायिक विशेषता प्रदान करना। इसका जो उम्र रखा गया था, यह 18 से 35 वर्ष रखा गया था। चलिए, ट्राइसम कार्यक्रम है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यह हो जाएगा ग्रामीण विकास का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी, यह आप लोग बताइएगा। इसका प्रवर्तक कौन है, यह पूछा गया है। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। IDBI, LIC, GIC, भारतीय स्टेट बैंक। SBI की स्थापना कब हुआ था, इंपीरियल बैंक के स्थापना 1921 में हुई थी। उसी के स्थान पे भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी, SBI की स्थापना की गई थी। यह कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1955 को की गई थी। 1 जुलाई 1955 को। LIC की स्थापना कब की गई थी, तो 1 सितंबर 1956 को की गई थी। GIC की स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1972 को। 22 नवंबर 1972 को GIC की स्थापना की गई थी। GIC का फुल फॉर्म क्या होता है, यह होता है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, यह थे ए राजगोपालन। IDBI की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1 जुलाई 1964 को। 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए ICICI बहुत फेमस बैंक रहता है, ICICI, HDFC, एक्सिस, इसका ध्यान रखिएगा। ICICI की स्थापना 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था, आप लोग बताइएगा। HDFC की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुई थी 1994 में। इसका भी स्थापना किया गया था अगस्त 1994 में। इस सब का मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में ही है। एक्सिस बैंक की पूछा जाए, एक्सिस बैंक की स्थापना क्या किया गया था 1993 में। अगर पूछा जाए RBI की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना केवल बता चुके हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, जबकि इसका पुनर्गठन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। ध्यान रखिएगा। 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो 19 जुलाई 1969 को
1969 को किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 1969 को किया गया था 14 बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण। इसमें पीएम कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। जबकि दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 6 बैंकों का किया गया था। 6 बैंकों का किया गया था। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर डी। आप लोग बताइएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब की गई था? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक जो है कौन है और स्थापना कब हुआ था? साख पत्र दिया जाता है। साख पत्र दिया जाता है। पूरा वीडियो देखने की कोशिश करिएगा। तो यह करता है एक आयातकर्ता द्वारा। एक आयातकर्ता द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 67 नंबर प्रश्न। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? यह रखा गया था कितना? यह रखा गया था 4.0%। 4.0%। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? बताइएगा। क्या करने वाले थे? कोई नहीं, यह थे V.K.R.V. राव। V.K.R.V. राव। इसका राइट आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। इसको एक बार आप लोग कंफ्यूज को दूर कर लीजिएगा। मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा। 69 का देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है? यह लगाया जाता है स्टाम्प कर। स्टाम्प शुल्क जो है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 69 नंबर का, अनुच्छेद 268 के द्वारा। भारतीय अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? सर्वाधिक निर्यात मतलब क्या बेचता है भारत सरकार सर्वाधिक? तो यह है कपड़ा। जबकि खरीदता क्या है? पेट्रोलियम। निम्नलिखित नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? किस नहर को किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? यह निकाला गया है एडन नहर को। एडन नहर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एडन नहर 1938। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करने के लिए दिया गया 72 का आंसर क्या होगा? बताइएगा। खनिज समाप्त होने योग्य है। खनिज क्या है? समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त होने योग्य, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बायोगैस में मीथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। वन अपरोपण या वर्षा से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है? सबसे व्यस्तम समुद्रिक व्यापार मार्ग है यह क्या है? क्या हो जाएगा? उत्तरी अटलांटिक। पनामा नहर किसे जोड़ता है? बताइएगा। सुएज नहर किसे जोड़ता है? यह भी बताइएगा। केप ऑफ गुड होप की स्थापना किसने किया था? इसी रास्ते से होकर 1498 इसमें कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था। 74 है। विश्व में कुल कहवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्षस्थ देश है। कहवा सर्वाधिक उत्पादन होता है ब्राजील में। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? असम है तो असम में है। गैंडा के लिए जाना जाता है। ओरांग नेशनल पार्क कहाँ है? तो अभी असम में है। झूमिंग करते हैं। झूम खेती कौन करते हैं? तो भोटिया। कहाँ पाया जाता है? तो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है। गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय में पाया जाता है। मेघालय की जनजाति है। टोडा जो है यह तमिलनाडु में पाया जाता है, खास करके नीलगिरी के पहाड़ी के पास इन लोग रहते हैं। संथाल जो है यह जो है बिहार और झारखंड में मिलते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। 1855 और 56 में हुआ था सिंधु कान्हू के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्म सागरीय जो धारा है यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो धारा है, पूर्वी वाला जो ऑस्ट्रेलिया धारा है यह गर्म जलधारा है। जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला जो धारा है हिंद महासागर की ओर यह है ठंडी जलधारा है। वेगुएला धारा क्या है? तो ये भी ठंडी है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। पीरू धारा को ही क्या कहते हैं? हम्बोल्ट धारा कहते हैं। यह भी क्या है? तो यह भी ठंडी जलधारा है जो कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर यह बहती है। नेक्स्ट है विश्रामपुर, जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा। तो यह हो जाएगा कोयला के लिए। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा। मैं इसका बताया तो चंबल घाटी परियोजना जो है
चंबल घाटी परियोजना या इसके जो स्थापना किया गया था, कार्य प्रारंभ हुआ था 1952 से लेकर के 54 के बीच हुआ था। ये चंबल घाटी परियोजना जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। एक से अधिक लाभ के लिए पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। नवराक्षी परियोजना जो है यह जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल की है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दोनों तो हो गया। अब इसका राइट आंसर कैसे मैं निकालूं? शरावती परियोजना जो है कर्नाटक में है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? तो महानदी पे ओडिशा में है। बताइए इसका राइट आंसर कैसे निकलेगा? इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, आप लोग देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा ही नहीं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं। अगर पूछा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी क्या है तो अन्नामलाई है। और कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? कार्डमम पहाड़ी। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, अन्नामलाई की अनाईमुदी, कार्डमम पहाड़ी हो जाएगा कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियां। 10 वर्ष पूर्व राम की आयु, मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो ऐसे भी लंबी बन गई है आज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सर्वाधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिहा किस भाग में होती है? खट्टा। अग्रभाग जो होता है, आगे वाला भाग, अगले वाला भाग मीठा होता है। पीछे वाला जो भाग होता है, पीछे वाला भाग कड़वा होता है। अगला क्या होता है? मीठा होता है। पार्श्व या फिर किनारे वाला जो भाग होता है, यह क्या होता है? नमकीन और खट्टा होता है। इसका राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। ऑप्शन को देखिए, यह हो जाएगा भोजन को स्वादिष्ट बनाना। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि अनिवार्य अमीनो एसिड में भरपूर होता है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि उनमें प्रचुरता होती है। किस चीज का होता है? तो वसा का, फैट का होता है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इन्हीं के दामाद थे जमाली। 87 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर किसकी सहायक नदी है? हुगली की सहायक नदी है। गंगा की तो जानते ही होंगे, फल्गु, सोन, पुनपुन, गंडक, घग्गर, गंगा, रामगंगा, ये सब किसकी सहायक है? गंगा की है। यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। जब जमुना और पद्मा जब मिलती है तो एक नदी का निर्माण होता है जिसे क्या कहते हैं? मेघना नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी पत्थर को पानी में डुबाया जाता है तो वह किसके समान में पानी को विस्थापित कर देगा? बताइएगा, किसके समान में पानी को विस्थापित कर देता है? यह करता है आयतन। 19वां प्रश्न है जो कि मैथ का क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करिएगा। इसका राइट आंसर जो मिल जाएगा, यह मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर जो है इसका क्वेश्चन को देख लीजिए और इसका जो आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर मिल जाएगा। 92 नंबर है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? डुरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान। जीरो लाइन है जो भारत और बांग्लादेश। रेड क्लिफ लाइन है जो भारत और पाकिस्तान। पाक जलडमरूमध्य भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, किसका मत था? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। यह है बराह-मिहिर। मौलिक अधिकारों के अंत में कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बच्चों के शोषण में 14 साल के नीचे वाले बच्चों को किसी भी खतरनाक कामों में नहीं लगाया जा सकता, या आर्टिकल 29 में है। ध्यान रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत क्या है? 17 में है। बलात्सरम, बेरोजगारी, ये सब करवाना, बेगारी, ये सब करवाना आर्टिकल 23 में है। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो अभिव्यक्ति की आजादी है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? यह लाया गया था जीवी मावलंकर के खिलाफ। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, यह पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीपों से।
97वां प्रश्न है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था? आपको पता है चौथी बौद्ध संगीति के दौरान ही बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बँट गया था, हीन और महायान। तो महायान को सपोर्ट करता था, जबकि जो रूढ़िवादी जो चली आ रही, जो शुरू से चली आ रही थी परंपरा, उसे क्या कहते हैं? हीनयान कहते हैं। जबकि खाने पीने, मांस मदिरा करने का अधिकार किसे मिल गया था? महायान बौद्ध धर्म में ये शामिल हो चुका था। 98 है, मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग शुरू की थी? अगर पूछा जाए सबसे पहले मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत मांग किसने शुरू की थी, तो इकबाल के द्वारा की गई थी, जिन्होंने गाया था सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा। इन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए, जो कि मांग किया गया था जिन्ना के द्वारा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को समांतर कितने दिन लगते हैं? यह लगते हैं 365 दिन। 365 दिन। कादम्बरी के रचयिता कौन है? कादम्बरी के रचयिता, कादम्बरी हर्षचरित के रचयिता जो है यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट। कालिदास का ध्यान रखिएगा, कालिदास का जो है 3 नाटक का नाम रखिएगा। 3 नाटक कौन कौन थे? तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मालविका अग्निमित्रम। क्या है? तीनों नाटक है। 2 महाकाव्य का नाम याद रखिएगा, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम, कुमार संभवम। 2 खंड काव्य याद रखिएगा, यह हो जाएगा मेघदूत और ऋतु संहार। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें। अगर कहीं मिस्टेक भी हुआ है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि एक भी क्वेश्चन मिस्टेक ना हो, क्योंकि जिस तरह से आप लोग तैयारी करते हैं उस तरह से मैं भी तैयारी करती हूँ, इसलिए मेरी पूरी कोशिश होती है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना हम बताएं। लेकिन फिर भी कहीं मिस्टेक से अगर बोलने में जल्दबाजी में गलती हो गई होगी तो इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करिएगा, और कैसा वीडियो लगा ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।